गुड मॉर्निंग बच्चों। रसायन की मूल अवधारणाएं पाठ के अंतर्गत अब हम रासायनिक समीकरण के विषय में अध्ययन करेंगे। रसायन शास्त्र में विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखने के लिए हमें एक तरीके की जरूरत होती है जिसको कि हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण में क्रियाकारक, क्रियाफल और उनके जिन परिस्थितियों में वो बनते हैं, उनके संगठन, उनके सूत्रों, इन सबको हम दर्शाने के लिए रासायनिक समीकरणों का इस्तेमाल करते हैं। किसी रसायन हम इसको इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक एवं क्रियाफल को दर्शाने के लिए हम इसको यहाँ पर हम एक प्रकार से एक तरीका, हम इसको समीकरणों को क्या कहते हैं हम उसको लिख सकते हैं। इसको हम कई तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, इसके लिए कोई विशेष रूप से परिभाषा नहीं है, परंतु एक तरीका ये हो सकता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक एवं क्रियाफलों को जिन संकेतों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं उन्हें रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में बाएं पक्ष में जितने भी परमाणुओं की संख्या होती है वो दाहिने ओर उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। तो एक उदाहरण अपन ले सकते हैं, जैसे कि जिंक प्लस HCl इक्वल टू जिंक क्लोराइड प्लस H2। ये एक रासायनिक समीकरण है। इस रासायनिक समीकरण में ये एक बायां हिस्सा है और एक ये दाहिना हिस्सा है, और हम देख सकते हैं कि दोनों ही पक्षों में परमाणुओं की जो द्रव्यमान है, परमाणुओं की संख्या है, वो समान होती है। बाएं ओर एक जिंक का परमाणु है, दाहिनी ओर भी एक जिंक है। बाईं ओर क्लोरीन के 2 परमाणु हैं और यहाँ पर भी क्लोरीन 2 है। इसके अलावा हाइड्रोजन बाएं पक्ष में 2 है और दाहिने पक्ष में भी 2 हैं। समीकरणों को, इस प्रकार के समीकरणों को हम संतुलित समीकरण भी कहते हैं। किसी भी रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान के अविनाशिता नियम का भी पालन होता है। हम बाएं पक्ष के जितने भी परमाणु हैं उनके द्रव्यमान को अगर जोड़ें तो वो योग दाहिने और उपस्थित समस्त परमाणुओं के योग के बराबर होती है। चलिए हम इनके लिखने के तरीकों पर गौर करते हैं। रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका। बच्चों, हमें सही ढंग से रासायनिक समीकरण का उल्लेख करना, उन्हें लिखना आना चाहिए, तभी हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को बेहतर ढंग से प्रदर्शित कर पाएंगे। रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। हम रासायनिक अभिक्रिया को लिखते समय बाईं ओर क्रिया
कारक, जिन्हें हम अभिकारक भी कहते हैं, बाईं ओर क्रियाकारक पदार्थ लिखे जाते हैं तथा उनके मध्य धन का चिन्ह लगाते हैं। यदि एक से ज्यादा क्रियाकारक है तो उसके बीच हम धन का चिन्ह लगाते हैं। दूसरा, दाहिनी ओर क्रियाफल, जिन्हें हम उत्पाद भी कहते हैं, दाहिनी ओर क्रियाफल पदार्थ लिखे जाते हैं। दाहिनी ओर हम क्रियाफल लिखते हैं। यदि एक से अधिक क्रियाफल हमें प्राप्त हो रहे हैं तो उनके मध्य हम धन का चिन्ह लगाते हैं। तीसरी बात हम ध्यान देते हैं कि बाईं ओर अर्थात क्रियाकारक के पक्ष तथा दाईं ओर के पक्ष के बीच समता का चिन्ह अर्थात समता का चिन्ह के रूप में हम बराबर या एरो, एक तीर का चिन्ह लगाते हैं। इस प्रकार बाईं ओर हम क्रियाकारक लेते हैं, दाहिनी ओर हम क्रियाफल लेते हैं, उनके बीच में समता का चिन्ह लगाते हैं और चिन्ह के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान कर ली जाती है। हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण में बाएं पक्ष और दाहिने पक्ष में जितने भी परमाणु उपस्थित हैं उनकी संख्या सदैव समान होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में हम उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो हमें रासायनिक समीकरणों को संतुलित रूप में ही लिखना चाहिए। चलिए, ये हो गया रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका। इसे एक उदाहरण के रूप में हम देखें। इससे पहले हमने लिया हुआ था ये उदाहरण, जिंक और HCl की अभिक्रिया से जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन बनती है। ये बाईं ओर क्रिया कारक को हमने लिखा हुआ है और दाहिनी ओर हमने लिखा हुआ है क्रियाफल को या उत्पाद को। बाईं ओर अगर एक से अधिक क्रियाकारक हैं तो उसके बीच में धन का चिन्ह लगाते हैं और उसी प्रकार दाहिनी ओर भी क्रियाफल के बीच में भी धन का चिन्ह लगाया जाता है। इसके साथ ही इस बाएं पक्ष और दाहिने पक्ष यानी क्रियाकारक और क्रियाफल के बीच में समता का चिन्ह एरो या हम बराबर के रूप में लगाते हैं। और जो चौथा बिंदु था हमारा कि हमारा समीकरण, रासायनिक समीकरण संतुलित होना चाहिए, अर्थात बाईं ओर उपस्थित समस्त परमाणुओं की संख्या दाहिनी ओर उपस्थित समस्त परमाणुओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो हम वो देख सकते हैं यहाँ पे, जिंक की बाईं ओर और दाहिनी ओर की संख्या समान है, ऐसे ही हाइड्रोजन 2 है, उधर भी 2 है, और क्लोरीन भी 2 है, और इस तरफ भी क्रियाफल में भी वो 2 है। इसका संगठन जरूर चेंज होता है क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि
उनके आपस में संयोग से नए पदार्थ बनते हैं, और वे नए पदार्थ का कंपोजिशन निश्चित रूप से अलग होगा, परंतु परमाणुओं की संख्या सदैव समान होती है। जैसा कि हमने अंतिम बिंदु में कहा कि रासायनिक समीकरण संतुलित होना चाहिए, तो इन्हें संतुलित करें कैसे? जब रासायनिक अभिक्रिया हम लिखते हैं तो कई बार स्थिति ऐसी होती है जब वो संतुलित नहीं होते हैं, तो उन्हें संतुलित करने का एक तरीका है जिसे हम देखते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियां। रासायनिक समीकरणों को दो तरीके से संतुलित किया जा सकता है। एक अनुमान विधि है, और एक अन्य विधि जिसे हम कहते हैं आंशिक समीकरण विधि। तो सबसे पहले हम अनुमान विधि पे देखते हैं कि अनुमान विधि क्या है। जब कुछ सरल रासायनिक समीकरण होते हैं जिन्हें हम अनुमान से संतुलित कर सकते हैं, तो ऐसी विधियों को हम अनुमान विधि कहते हैं और अनुमान विधि से संतुलित करते हैं। आइए हम उस तरीकों को देखते हैं कि कैसे हम अनुमान विधि से समीकरणों को संतुलित कर सकते हैं। अनुमान विधि से संतुलित करने के लिए हमको कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे पहले हम उस तत्व के परमाणुओं को जो सबसे कम स्थान में आते हैं उन्हें दोनों ओर बराबर कर लेते हैं। वे तत्व जो रासायनिक समीकरण में सबसे कम स्थान में आते हैं, उन्हें बराबर कर लेते हैं। तो पहला स्टेप अपन ये ले सकते हैं कि उस तत्व के परमाणु, वे तत्व या उस तत्व के परमाणु जो रासायनिक यहां कुछ बातें छूट गई थी, उस तत्व के परमाणु ये यहां पे जो रासायनिक समीकरण में सबसे कम स्थान में आते हैं उन्हें बराबर कर लेते हैं। तो पहला स्टेप ये ले सकते हैं। और दूसरा, कुछ यौगिक तात्विक अवस्था में होते हैं या कुछ पदार्थ तात्विक अवस्था में हमको रासायनिक समीकरण में मिलते हैं। इन्हें हम परमाणुवीय अवस्था में ही रखते हैं। इन्हें हम परमाणुवीय अवस्था में ही रखते हैं तथा अंत में 2 से गुणा करके समीकरण में अंत में हम 2 से गुणा करके इसे आणविक समीकरण में बदल देते हैं। 2 से गुणा करके
आणविक समीकरण में बदल देते हैं। तो बच्चों हम इन दो स्टेप को ध्यान में अगर रखते हैं तो हम अनुमान विधि से उन्हें हल कर सकते हैं। फिर से एक बार देखिए, उस तत्व के परमाणु जो रासायनिक समीकरण में सबसे कम स्थान में आते हैं उन्हें पहले बराबर कर लेते हैं हम। सबसे पहले जो कम आया हम एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे, तब आपको और स्पष्ट हो जाएगा ये बातें क्या कह रही हैं। और जो पदार्थ तात्विक अवस्था में या परमाणुक अवस्था में है उसे उसी अवस्था में रहने देते हैं। अंत में 2 से गुणा करने पर वे आणविक समीकरण में बदल जाते हैं। इस प्रकार हमारा समीकरण संतुलित हो जाता है। मैं एक उदाहरण के द्वारा इसको स्पष्ट करता हूं। इसलिए ऊपर वाले हिस्से को अपन मिटा रहे हैं। यहां देख लेते हैं, चलिए इन बिंदुओं को साथ में अपन लेते हुए चलने के लिए। मान लीजिए एक समीकरण है जिंक प्लस KClO3 से मान लीजिए हमें प्राप्त हो रहा है KCl+O। KClO3 से KCl और O ये प्राप्त हो रहा है। ये एक समीकरण है। इस रासायनिक समीकरण को ध्यान से देखिए। इसमें हम देखेंगे क्या ये बैलेंस है कि नहीं। पहले अपन इसको देखिए क्या ये संतुलित है कि नहीं। तो अपन पाते हैं यहाँ ऑक्सीजन 3 है और यहाँ ऑक्सीजन 1 है। इसका मतलब है ये असंतुलित है। अभी इसमें संतुलन नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी समीकरण के बाएं पक्ष में, हमने इसके लिखने के तरीका में देखा कि बाएं पक्ष में जितना परमाणु द्रव्यमान होना चाहिए उतना ही दाहिनी ओर भी होना चाहिए। वैसे यहाँ पे KCl तो है लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस नहीं है। इसे बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन से कदम हम उठाएंगे। तो सबसे पहले अपन KClO3 में ऑक्सीजन सबसे कम स्थान में आया है। ऑक्सीजन एक छोटा परमाणु है और सबसे पहले हम उसको बराबर कर लेते हैं। परंतु हम ध्यान में रखेंगे उन्हें हम तात्विक अवस्था में होते हैं तो उसे हम तात्विक या परमाणुविक अवस्था में ही रहने दें। यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणुविक अवस्था में ही है तो हम उसी अवस्था में इसको रहने देंगे। तो ये KCl प्लस यहाँ ऑक्सीजन 3 है, यहाँ KCl बराबर है, इसमें ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है तो हम ऑक्सीजन 3 बार आया हुआ है यहाँ, तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन को 3 बार लेंगे। इस तरीके से हम लोग इसको परमाणुविक अवस्था में ही रखे हुए हैं। ऑक्सीजन को अणु के रूप में इस प्रकार लिखा जाता है और ये इसकी परमाणुविक अवस्था होती है। तो हम इसको परमाणुविक अवस्था में ही रहने देते हैं, परंतु इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 3 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 3 बार है और यहाँ 1 बार है। अगर मैं यहाँ पे 3 ले लूं तो हम देखेंगे कि ऑक्सीजन 3 बार हो गया और यहाँ भी 3 बार हो गया। लेकिन तात्विक अवस्था में या परमाणुविक अवस्था में हमेशा नहीं रख सकते। अंत में हमें इसे 2 से गुणा करके आणविक समीकरण में बदलना होगा। जब ये स्टेप अपन लेते हैं 2 से गुणा करने का, तो पूरे समीकरण में 2 से गुणा होगा। जब पूरे समीकरण में 2 से गुणा होगा तो आप जब इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा थ्राइस O2, ये बन जाएगा ट्वाइस KCl और ये बन जाएगा ट्वाइस KClO3। अब इसको आप चेक करके एक बार देखें। पोटेशियम 2 बार आया हुआ है, क्लोरीन 2 बार आया हुआ है, ऑक्सीजन 2 तिया 6 और ऑक्सीजन 3 दूनी 6। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि इसमें समस्त बाएं पक्ष के समस्त परमाणुओं की संख्या दाहिने पक्ष में उपस्थित समस्त परमाणुओं की संख्या के बराबर हो गई है। इसलिए यह समीकरण अब संतुलित हो गया है। तो 2 से मल्टीप्लाई करके इस पूरे समीकरण को हमने बदल दिया, तो ये संतुलित कर लिया। अर्थात ये जो 2 स्टेप हैं इनकी सहायता से हम ऐसे छोटे समीकरणों को अनुमान विधि द्वारा ही संतुलित कर सकते हैं। कोई और उदाहरण अपन देख सकते हैं इसके अलावा। एक उदाहरण इसको देखिए, इसे मिटाते हैं। चलिए हम एक और एग्जाम्पल अब लेते हैं जिसमें हम लोग रासायनिक समीकरणों को अनुमान विधि से संतुलित करेंगे।
रासायनिक समीकरणों के अनुमान विधि के लिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं। कॉपर सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके कॉपर सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड और पानी बनाता है। अनुमान विधि से हम इसको संतुलित करने का एक तरीका देख के समझने की कोशिश करते हैं। ये एक समीकरण है जिसमें कॉपर सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके कॉपर सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड और पानी बनाता है। यहां पर क्या ये संतुलित है? हम देखें, कॉपर एक बार है, यहां पर भी एक ही है, हाइड्रोजन 2 बार है, लेकिन यहां भी हाइड्रोजन 2 बार है, परंतु यहां सल्फर देखेंगे 1 है और यहां सल्फर 2 बार है। ऑक्सीजन यहाँ 4 है और ऑक्सीजन यहाँ 4, 2, 6 और 1, 7 है। यानी बाएं पक्ष में उपस्थित परमाणु द्रव्यमान और दाहिनी ओर उपस्थित परमाणु द्रव्यमान समान नहीं है। इसलिए हम इस असंतुलित समीकरण को संतुलित करेंगे। इसे हम एक ढांचा समीकरण कह सकते हैं। एक ढांचा है कि ये तो बनते हैं, मगर इसके कितने अणु बन रहे हैं, ये वास्तविक स्थिति इसका संतुलित समीकरण होगा। तो इसमें हम सबसे पहला स्टेप, जैसा कि हमने अनुमान विधि में देखा था, कि जो सबसे कम बार आता है कोई तत्व उस समीकरण में, सबसे पहले उसकी संख्या को हम बराबर करते हैं। तो हम देखते हैं सबसे कम बार, जैसे कॉपर यहाँ पे है समान रूप से, हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 और 2 समान रूप से, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ पे 4, यहाँ 2, 6 और 1 यहाँ 7 है। तो ऑक्सीजन यहाँ कम है, परंतु ऑक्सीजन से कम यहाँ सल्फर है। देखिए, सल्फर यहाँ 1 बार है और यहाँ सल्फर 2 बार है। तो सबसे कम मात्रा जो है वो सल्फर की है। तो हम सल्फर को पहले बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। सल्फर जहां कम होता है वहां हम बढ़ा देते हैं ताकि वो बराबर हो जाए। बाएं पक्ष में सल्फर 2 बार है और यहां पे सल्फर 1 बार है। तो H2SO4 में 2 से गुणा करते हैं। तो ये पहला स्टेप हो गया। तो हमको मिल जाएगा, अब हमारे समीकरण का स्वरूप हो जाएगा कॉपर प्लस ट्वाइस H2SO4 इक्वल टू CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O। अब देखिए, कॉपर प्लस ट्वाइस H2SO4 प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O। अब सल्फर यहाँ पे बराबर हो गया। तो इस तरीके से हमने सल्फर की मात्रा को तो बराबर कर ली, लेकिन जैसे ही हम ऐसा करते हैं हम ये पाते हैं कि हाइड्रोजन, पानी यहाँ पे, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 4 हो गई है और सल्फर की संख्या तो बराबर हो गई। ऑक्सीजन की संख्या हो गई है 4 दूनी 8, यहाँ पे 4, तो 6 और 1 7 है। तो अब हम उसके बाद दूसरे क्रम में जो तत्व की मात्रा कम है उसको बराबर करेंगे। तो हम क्या देखते हैं, कॉपर बराबर है, सल्फर भी बराबर हो गया है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है। तो यहाँ 4 है हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो अगर हम यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बढ़ा दें तो हम देखेंगे कि हाइड्रोजन दोनों तरफ बराबर हो जाएंगे। तो हमारा दूसरा स्टेप हो जाता है Cu प्लस ट्वाइस H2SO4 इक्वल टू CuSO4 प्लस SO2 प्लस ट्वाइस H2O। जैसे ही हम यहाँ पे 2 से गुणा करते हैं, यहां पर हाइड्रोजन 4 हो गए और यहां पर भी हाइड्रोजन 4 है, सल्फर 2 है, यहां भी सल्फर 2 हो गए, ऑक्सीजन 4 दूनी 8 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 और ये 2 6 और ये 2 8 हो गए। इस प्रकार इस 3 स्टेप के द्वारा हमें जो रासायनिक समीकरण मिला है, अब उसमें बाएं पक्ष में उपस्थित परमाणुओं की संख्या और दाहिने पक्ष में उपस्थित परमाणुओं की संख्या समान हो गई। इसलिए हम इसे अब संतुलित रासायनिक समीकरण कह सकते हैं। तो हम देखते हैं, हम अनुमान विधि में रासायनिक समीकरणों में जो तत्व कम मात्रा में है उसको बराबर करने के पदों का पालन करते हैं और उसमें हम आगे बढ़ते जाते हैं।
इस तरीके से इसे संतुलित कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे आंशिक समीकरण विधि को देखते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की एक अन्य विधि है आंशिक समीकरण विधि। आंशिक समीकरण विधि जटिल समीकरणों को संतुलित करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। कई बार कुछ समीकरण ऐसे होते हैं जिन्हें हम कई पदों में संपन्न मान सकते हैं। ऐसी स्थिति में हम प्रत्येक पद को अलग अलग लिख लेते हैं और उन्हें अलग अलग संतुलित करते हैं। अलग अलग संतुलित करने के पश्चात समस्त पदों को हम जोड़ देते हैं और जो पद बाएं पक्ष और दाहिने पक्ष में समान रूप से आए हैं उन्हें हम कैंसिल कर लेते हैं, निरस्त कर देते हैं। इस प्रकार जो शेष बच जाते हैं वे ही संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में होते हैं। हम इसे एक उदाहरण द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। हमने जो समीकरण भी लिया कॉपर प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, इसकी अभिक्रिया से हमें प्राप्त होता है कॉपर सल्फेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस पानी। ये एक समीकरण है, इसे हमने अभी अनुमान विधि से भी सिद्ध किया था, संतुलित किया था। अगर हम इस समीकरण को हम आंशिक समीकरण विधि से भी संतुलित कर सकते हैं। इसे हम कई चरण में बना हुआ मान सकते हैं। हम सबसे पहले ये मान लेते हैं कॉपर प्लस H2SO4, ये मिलकर बनता है कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन तात्विक अवस्था में प्राप्त हो जाती है हमें। ये पहला पद हो गया इसका। कॉपर सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके कॉपर सल्फेट प्लस ट्वाइस H बनाता है। क्योंकि हम जानते हैं कॉपर और सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया करके कॉपर सल्फेट बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं और पानी बनाते हैं, तो ये अभिक्रिया तो अधूरी है। यहाँ पे सिर्फ कॉपर सल्फेट प्राप्त हुआ है, ट्वाइस H प्राप्त हुआ है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड और पानी हमें और प्राप्त होता है। इसका मतलब यह अभिक्रिया और दूसरे तरीके से भी इसमें और अभी कुछ होता है। जैसे तो हम ये लग सकते हैं कि ये अभी इसमें एक ही सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं होगा, इसका तात्पर्य एक सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें और है जो इस प्रकार से टूटता है। ये बनाता है SO2 प्लस H2O प्लस O। देखिए H2SO4 ये पूरा हो गया कंप्लीट। 2 हाइड्रोजन, यानी ये एक दूसरा स्टेप है। H2SO4 इस प्रकार टूटेगा तब हमें सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हो सकती है, हमें पानी प्राप्त हो सकता है और इस प्रकार से समीकरण दो स्टेप में ये समीकरण कंप्लीट हो रहा है, ऐसा मान सकते हैं। हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये ट्वाइस H, हमें पानी भी मिलता है इसमें, तो ये पानी ट्वाइस H और O से H2O पानी मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये 3 स्टेप में इस अभिक्रिया को हम लिख सकते हैं। सॉरी H2। अब हम इस समीकरण को जोड़ लेते हैं और आवश्यक पद को घटा लेते हैं। इस समीकरण को जोड़ें तो हमें मिलेगा कॉपर प्लस H2SO4 प्लस बाएं पक्ष में बाएं पक्ष जुड़ेगा और दाहिने पक्ष में दाहिना पक्ष प्लस H2SO4 प्लस H2 प्लस O इक्वल टू CuSO4 प्लस ट्वाइस H प्लस SO2 प्लस H2O प्लस O प्लस H2O। ध्यान दीजिए यहाँ पे ये पूरा बायां पक्ष हमने जोड़ा, इन सबको, इन तीनों समीकरणों को हमने जोड़ा, तो हम देखते हैं कि इसमें बायां पक्ष जुड़ा कॉपर सल्फ्यूरिक अम्ल और H2 प्लस O, और दाहिना पक्ष जुड़ा कॉपर सल्फेट प्लस ट्वाइस H प्लस SO2 प्लस H2O प्लस O प्लस H2O।
जो राशि बाएं पक्ष में भी है और दाहिने पक्ष में भी है हम उसे कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए जरा क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे। हम देखते हैं यहाँ पे ट्वाइस एच, हाँ फिर इसे को जोड़ लेते हैं एक बार, तो ये मिलेगा Cu प्लस ट्वाइस H2SO4 इक्वल टू यहां पे थोड़ा सा मैं यहां पे करेक्शन करना चाहूंगा थोड़ा सा। ये जो हाइड्रोजन है ट्वाइस H और O, ये H2O बना, तो यहां पे थोड़ा सा यहां पे मैं इसको करेक्ट करूंगा, तो ये हो गया ट्वाइस H प्लस O। तो दोनों पक्षों में उपस्थित ट्वाइस H ये कैंसिल हो गया और ये O कैंसिल हो गया यहां से, क्योंकि ये दोनों पक्षों में मौजूद है। अगर हम पक्षांतर करेंगे तो 2H में से 2H माइनस हो जाएगा और O में से O माइनस होगा तो वो भी निरस्त हो जाएगा। तो शेष जो राशि बच गई वो हुई कॉपर प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल ने 2 बार सल्फ्यूरिक अम्ल। इसके पश्चात दाहिने पक्ष में मिला हमको कॉपर सल्फेट प्लस SO2 प्लस H2O धन H2O। इसका मतलब हो गया ये ट्वाइस H2O। और हम पाते हैं ये इसका संतुलित समीकरण है। इस प्रकार से स्टेप्स के माध्यम से हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। यह आंशिक समीकरण विधि कहलाती है। इस उदाहरण के पश्चात 2 विधियों को देखने के बाद हम अगले हिस्से में आते हैं। हम देखते हैं रासायनिक समीकरण से क्या लाभ है। रासायनिक समीकरण को लिखने से हमें क्या क्या जानकारियां मिलती हैं, उन तथ्यों को अपन देखते हैं। इसमें हमें कुछ तथ्यात्मक जानकारियां मिलती हैं और कुछ मात्रात्मक जानकारियां मिलती हैं। तो हम तथ्यात्मक जानकारी को पहले देखते हैं। किसी भी रासायनिक समीकरण में हमें जो जानकारियां मिलती है वो पहला है क्रिया कारक एवं क्रियाफल की जानकारी। किसी रासायनिक समीकरण को देखकर हम बता सकते हैं कि उस रासायनिक समीकरण में कौन से अवयव भाग ले रहे हैं और कौन से क्रियाफल हमें प्राप्त हो रहे हैं। दूसरा, क्रियाकारक एवं क्रियाफल की आणविक सूत्र एवं उनका अणुसूत्र की जानकारी हमें मिलती है। इसके अलावा हम परमाणुओं की संख्या, जितने परमाणु भाग ले रहे हैं उनकी परमाणु संख्या की जानकारी प्राप्त होती है। ये कुछ तथ्यात्मक जानकारियां हम लिख रहे हैं, जैसे कि हमने जो कॉपर और सल्फ्यूरिक अम्ल का एक उदाहरण हमने लिया था अभी। अगर ये अभिक्रिया कर रहे हैं तो हमें सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र की जानकारी भी मिल रही है, उसका आणविक सूत्र क्या है, उस यौगिक का सूत्र क्या है, और परमाणु संख्याएं बाईं और कितने परमाणु उसमें भाग ले रहे हैं उनकी जानकारी हमको प्राप्त होती है। क्रियाकारक और क्रिया पदार्थ अगर गैसीय हो तो उनके आयतन की जानकारियां हमको मिलती है।
गैस हो तो उनके आयतन की जानकारी प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं इसके रासायनिक समीकरण को लिखने से कौन कौन से मात्रात्मक लाभ हैं। रासायनिक समीकरणों से हमें द्रव्यमान के अविनाशिता नियम की जानकारी मिलती है। इसे मिटाकर मैं ऊपर लिख रहा हूं और जो जो जानकारियां हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। द्रव्य के अविनाशिता नियम की जानकारी प्राप्त होती है। हम रासायनिक अभिक्रियाओं, रासायनिक समीकरणों के माध्यम से जो तत्व भाग ले रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में, उनकी संयोजकता भी ज्ञात कर सकते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया समीकरण से हमको यह मालूम चलता है कि कितने क्रियाकारक भाग लें तो कितना उत्पाद प्राप्त होगा। अर्थात अभिकारक की मात्रा से अभिकारक के कितने द्रव्यमान से कितना उत्पाद प्राप्त होगा, हमें ये जानकारी भी रासायनिक समीकरणों के माध्यम से प्राप्त होती है। रासायनिक समीकरणों से हम तुल्यांकीय द्रव्यमान भी ज्ञात कर सकते हैं। ये सब जानकारियां तथ्यात्मक जानकारियों में आती हैं जो हम किसी समीकरण को देखकर ज्ञात कर सकते हैं। अब हम कुछ मात्रात्मक जानकारियों को देखते हैं जो हमको किसी रासायनिक समीकरण को देखकर ज्ञात किया जा सकता है। हम एक समीकरण लिखते हैं। मान लीजिए वो है Z जिंक प्लस HCl ट्वाइस HCl इक्वल टू जिंक क्लोराइड प्लस H2। इस रासायनिक समीकरण में हम देखते हैं जिंक का परमाणु भार है 65 प्लस HCl का परमाणु भार हो जाएगा इस पूरे का 2 गुणित 1 धन 35.5 अर्थात 36.5 गुणित 2 यानी बराबर 73। दाहिनी ओर हम देखते हैं जिंक का 65 धन 2 गुणित 35.5, इसको हम जोड़ें तो ये हो जाएगा 35 धन 71 बराबर 136। धन हाइड्रोजन का हो जाएगा 2 गुणित 1 बराबर 2। किसी भी रासायनिक समीकरण में उसके परमाणु द्रव्यमानों को हम गणना कर सकते हैं। इस आधार पे हम जो जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं वो ये है, जो तथ्यात्मक मात्रात्मक जानकारियां अपन ले रहे हैं वो पहला, जिंक का 1 मोल HCl के 2 मोल से संयोग करके या अभिक्रिया करके या जुड़कर 1 मोल जिंक क्लोराइड तथा 1 मोल हाइड्रोजन बनाता है। एक ये जानकारी हमको इसको समीकरण को देखने से ही मिल जाती है।
दूसरा, हम जैसा कि हम यहाँ लिखे हैं कि द्रव्यमान के अविनाशता नियम का यहाँ पे पालन हो रहा है। 65 और 73 को हम जोड़ें तो मिला 138, और दाहिने पक्ष में हम जोड़ें 136 धन 2 बराबर 138। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण में बाईं ओर के समस्त परमाणुओं का द्रव्यमान दाहिनी ओर के समस्त परमाणुओं के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो ये एक जानकारी हमको मिलती है। फिर एक जानकारी हम ये ले सकते हैं कि 65 ग्राम जो इसका ग्राम अणु द्रव्यमान है, इस तीसरी जानकारी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 65 ग्राम जिंक 73 ग्राम HCl से अभिक्रिया करके 136 ग्राम जिंक क्लोराइड एवं 2 ग्राम हाइड्रोजन बनाता है। एक ये मात्रात्मक जानकारी हम प्राप्त करते हैं। ये ग्राम में हो गया, ये मोल में हो गया। इसी प्रकार हम 1 भाग जिंक 2 भाग HCl के साथ मिलके 1 भाग जिंक क्लोराइड और 1 भाग हाइड्रोजन बनाता है। इस जानकारी को, इस तथ्य को इस तरह से भी शो कर सकते हैं। यानी हम इसको मोल के रूप में, ग्राम के रूप में और भाग के रूप में लिख सकते हैं। हम ये देखते हैं यहाँ पे जिंक HCl के 2 हाइड्रोजन परमाणु को हटा रहा है, जिंक अभिक्रिया कर रहा है HCl से, और यहाँ जिंक क्लोराइड बन रहा है। 2 क्लोरीन यहाँ जुड़ रहे हैं जिंक के साथ में, और ये 2 हाइड्रोजन इस क्लोरीन से हट रहे हैं जो कि यहाँ निकल रहे हैं। इससे हमको ये जानकारी मिलती है कि जिंक की संयोजकता 2 है। एक जानकारी हमको यहाँ पे चौथा पॉइंट में यहाँ लिख रहा हूं, जिंक की संयोजकता 2 है। इसको ब्रैकेट में कारण, हाइड्रोजन के 2 परमाणु प्रतिस्थापित कर रहा है। चूंकि जिंक इस समीकरण में हाइड्रोजन के 2 परमाणु प्रतिस्थापित कर रहा है, इसलिए यहां पे हमको जिंक की संयोजकता भी प्राप्त हो जा रही है। हम इस प्रक्रिया में ये देखते हैं कि 65 ग्राम जिंक 2 हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर रहा है। तो 2 से अगर 65 को अपन डिवाइड करें तो हमें मिलेगा 32.5, जो कि इसका तुल्यांक भार है। तो जिंक का तुल्यांक भार भी हमें पता चलता है। इस जानकारी को मैं यहां पैंसठ ग्राम जिंक 2 हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन मुक्त करता है। अतः 65/2 बराबर 32.5, ये जिंक का तुल्यांक द्रव्यमान होता है। अतः प्रति ग्राम हाइड्रोजन जितने, ये 2 ग्राम है, यहां पे 2 ग्राम हाइड्रोजन मुक्त करता है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन का कितना मान होगा, अर्थात 1 ग्राम हाइड्रोजन मुक्त होगी कितने से, 65/2 ग्राम यानी 32.5 ग्राम जिंक से। तो ये जो मात्रा प्राप्त हुई है जिंक की, जो हाइड्रोजन को पृथक कर रही है, ये इसका तुल्यांकी भार होती है। तो इतने इसके रासायनिक समीकरण के लाभ में हमने ये मात्रात्मक जानकारी हम किसी सिर्फ एक समीकरण को देखकर प्राप्त कर सकते हैं। समीकरण से लाभ के साथ साथ इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, यानी क्या क्या जानकारियां अभी भी रासायनिक समीकरण हमें नहीं दे रहा है, हम इन चीजों को देखते हैं। बच्चों, रासायनिक
समीकरण की सीमाओं के अंतर्गत हम उन बिंदुओं को देखते हैं जो रासायनिक समीकरण से हमें प्राप्त नहीं हो रही हैं। वे ये हो सकती हैं कि हमें भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं होती, हमें अभिकारक और उत्पाद के भौतिक अवस्था की जानकारियां सिर्फ रासायनिक समीकरण को देखने पर प्राप्त नहीं होती। दूसरा, उन अवस्थाओं की जानकारियां हमें नहीं होती जिन पर अभिक्रिया हो रही है। क्योंकि किसी भी रासायनिक समीकरण में यह नहीं लिखा होता कि वो द्रव है, उनकी उसका ताप कितना है, दाब कितना है, या उसमें कितने आयतन भाग ले रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से नहीं लिखा होता। तीसरा, कोई जो रासायनिक समीकरण है उसके क्रियाफल के रूप में रासायनिक पदार्थ किन अवस्थाओं में भाग ले रहे हैं, ये हमें जानकारी रासायनिक समीकरण को देखने से प्राप्त नहीं होती। हम इसको इससे लिख सकते हैं कि रासायनिक पदार्थ के भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं हो पाती। यहां जो अवस्था हमने लिखी थी उसका तात्पर्य ताप, दाब, आयतन की अवस्थाओं से था कि किन ताप, दाब या आयतन की स्थिति में वो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। उत्पाद द्रव है या ठोस है या गैस है, ये भौतिक अवस्थाओं से संबंधित बातें थी, हमें ये जानकारी नहीं मिलती। उत्पाद में अवक्षेप बन रहा हो या द्रव या गैस हो तो यह जानकारी भी हमें नहीं मिल पाती किसी रासायनिक अभिक्रिया को देखने के पश्चात। इसमें अभिक्रिया के वेग की जानकारी भी नहीं मिल पाती है। इसमें किसी रासायनिक समीकरण को देखने मात्र से रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि का हमें पता नहीं चलता। यानी मैकेनिज्म की जानकारी हमें नहीं मिल पाती। अभिक्रिया उत्क्रमणी है अथवा अनुत्क्रमणी है, यह हमें पता नहीं चल पाता। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि रासायनिक समीकरणों की अपनी कुछ सीमाएं हैं, जिसे हमें बहुत सारी जानकारियां प्राप्त नहीं भी होती हैं। इसके लिए क्या हो सकता है वो हम अगले अध्याय में देखेंगे। अभी तक हमने रासायनिक समीकरणों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। अब हम अगले कक्षा में रासायनिक समीकरण से संबंधित कुछ और बातें करते हुए अगले अध्याय में उनके जो सीमाएं थी उनके उपाय को देखेंगे। धन्यवाद।